गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में 12th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी उनका स्वागत है। हमारा चौथा अध्याय चल रहा था जो है स्वतंत्रता और समानता, जिसके अंतर्गत हम पहली कड़ी जो स्वतंत्रता है उस अवधारणा के बारे में पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने स्वतंत्रता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में चर्चा की। फिर हमने स्वतंत्रता के जो विचारों के आधार पर दो रूप उनके बारे में चर्चा की, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। इसके बाद में हम जो चर्चा कर रहे थे वो थे स्वतंत्रता के प्रकार के अंतर्गत स्वतंत्रता की जो हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रकार हो चुका था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रकार भी हमने संपन्न कर लिया था। तीसरा जो नागरिक स्वतंत्रता थी उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे क्या होती है, और चौथी जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। आज हमारी पांचवी जो हमारी स्वतंत्रता का जो प्रकार है आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। आर्थिक स्वतंत्रता वो होती है जो अर्थ मीन्स धन के रूप में सबको स्वतंत्रता मिले। तो इसमें देखिए आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए, आर्थिक जो स्तर है पूंजी के मामले में ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना, बिना किसी धन की समस्याओं का सामना किए बिना स्वयं और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक धन के रूप में वो स्वतंत्र होना, कम से कम आर्थिक स्वतंत्रता उसे कहेंगे कि उसका आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जो अपने स्वाभिमान के साथ में बिना किसी धन की चुनौतियों का सामना किए बिना उसके धन की समस्या नहीं आनी चाहिए नॉर्मल रूप से, और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता। तो इससे तात्पर्य आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है भाई? तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य? तात्पर्य है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा हो, व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा हो, व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा हो जिसमें स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं और कौन? एक तो खुद स्वयं और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम क्या कह सकते हैं? जीवन निर्वाह कर सके। इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता। इसके अंदर शोषण का दायरा न्यूनतम हो, आर्थिक गुलामी की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी को आर्थिक उन्नति के अवसर मिले तथा सभी को आर्थिक उन्नति के अवसर मिले। वह व्यवसाय की स्वतंत्रता हो, वह व्यवसाय की
व्यवसाय की स्वतंत्रता हो आदि, या रोजगार की स्वतंत्रता हो, या इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य निकला कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाभिमान के साथ में व्यक्ति बिना किसी धन की चुनौतियों का सामना किए बिना स्वयं का और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। साथ ही साथ में उसके शोषण का, उसका जो शोषण किया जा रहा है वो उसका दायरा बहुत ही न्यूनतम होना चाहिए, और आर्थिक रूप से उसकी गुलामी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी को आर्थिक उन्नति के सबको समान अवसर मिलने चाहिए, व्यवसाय की सब लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और रोजगार की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये तो थी हमारी आर्थिक स्वतंत्रता। अगली स्वतंत्रता आती है धार्मिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के बाद में हमारी जो अगली स्वतंत्रता है, छठवीं है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता। 6 नंबर की स्वतंत्रता कौन सी है भाई? जो वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल इजी है, साधारण सी बात है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कि यह स्वतंत्रता व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था, आचरण करने की छूट देती है। इस प्रकार की स्वतंत्रता, व्यक्ति चाहे जिसी धर्म को माने या नहीं माने, इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? धार्मिक स्वतंत्रता। साधारण शब्दों में अभी एक बार पुनः बता देता हूं मैं कि यह स्वतंत्रता व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने नहीं मानने की छूट देने वाली स्वतंत्रता क्या कहलाती है? धार्मिक स्वतंत्रता। अब आता है अगला है नैतिक स्वतंत्रता। 7वीं स्वतंत्रता है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत देखिए कि इस स्वतंत्रता का संबंध नैतिक चरित्र से, व्यक्तियों के चरित्र से, इस स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के चरित्र, उसकी नैतिकता और व्यवहार से होता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसके अंदर उसका चरित्र कैसा है, उसमें नैतिकता कैसी है। उससे किसका संबंध? नैतिक स्वतंत्रता का। जब व्यक्ति नैतिक गुणों से प्रभावित होकर कार्य करता है, तो जब व्यक्ति के अंदर जो नैतिक गुण होते हैं, नैतिक गुणों का मतलब होता है दया, प्रेम, स्नेह, परोपकार, इस सब की भावना नैतिकता के गुणों में मानी जाती है, नैतिकता के सिद्धांत होते हैं। तो इनके अंतर्गत जब व्यक्ति इन सब गुणों से प्रभावित होकर के और कोई काम करता है, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? नैतिक स्वतंत्रता। तो व्यक्ति, दोबारा पुनः एक बार बता देता हूं नैतिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। व्यक्ति जब नैतिक गुणों से प्रभावित होकर के व्यवहार करता है, आचरण करता है या कोई काम करता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? नैतिक स्वतंत्रता। अब आती है अगली स्वतंत्रता है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सामाजिक स्वतंत्रता के, यह स्वतंत्रता कौन सी? सामाजिक। यह स्वतंत्रता सामाजिक समानता और न्याय की जननी कही जाती है। कौन सी को? सामाजिक स्वतंत्रता को क्या माना गया है? इस स्वतंत्रता को समानता और न्याय की जननी माना जाता है। समानता और न्याय की, समानता और न्याय की जननी माना जाता है। कौन सी स्वतंत्रता को माना जाता है भाई? कि समानता और जो न्याय की जननी, कौन सी स्वतंत्रता को माना गया है? सामाजिक स्वतंत्रता को। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि समानता और न्याय, समानता और न्याय किसके द्वारा? समाज के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है भाई? एक तो समानता और न्याय की जननी की कौन सी स्वतंत्रता को माना गया है? ध्यान में रखना है, सामाजिक स्वतंत्रता। साथ में सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जाति, वर्ण, लिंग, जाति, वर्ण, लिंग, जाति है, वर्ण है, लिंग है, धर्म है, नस्ल है। धर्म, नस्ल, धर्म समझ लो, नस्ल
धर्म, नस्ल आदि के आधार पर, आदि के आधार पर, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं किया, भेदभाव नहीं किया जाना, नहीं किया जाना ही, नहीं किया जाना ही सामाजिक, नहीं किया जाना ही क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता है। क्या है, नहीं किया जाना ही क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। हमारे संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार है, जो 14 से लेकर के 18 तक हमारे संविधान में, जैसे समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में है भाई, अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन से समानता के अधिकारों का उल्लेख कौन से में, अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारे संविधान के अंदर इनका वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये भेदभाव नहीं करने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। सबको आज़ादी है कि धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर समाज के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसी के साथ में इसको सामाजिक और समानता और न्याय की जननी भी कहा जाता है। किसको, सामाजिक स्वतंत्रता को। तो इस प्रकार से अगला है हमारा, जो ये थी सामाजिक स्वतंत्रता, इसके बारे में पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यह स्वतंत्रता सामाजिक समानता और न्याय की जननी मानी जाती है। इसके अंतर्गत कौन सी सामाजिक स्वतंत्रता की, इसके अंतर्गत जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना ही सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। हमारे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसी स्वतंत्रता को, कौन सी स्वतंत्रता को, सामाजिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के जो अनुच्छेद हैं वो सामाजिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। इस प्रकार से ये थी हमारी सामाजिक स्वतंत्रता। अगली है हमारी जो 9वें नंबर की स्वतंत्रता है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब 9वें नंबर की आती है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्या है, राष्ट्रीय। जब कोई राष्ट्र संप्रभु बन जाता है, जब कोई राष्ट्र संप्रभु बन जाता है, क्या, संप्रभु, जब कोई राष्ट्र संप्रभु बन जाता है तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का बन जाता है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है, तो उसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। इसमें कोई भी राष्ट्र संप्रभु, हमारे शब्द दिमाग में ये शब्द अटकता है कि संप्रभु क्या है। संप्रभु का मतलब होता है जो अपने आंतरिक मामलों में, खुद के घर के मामलों में और बाहर के मामलों में किसी के अधीन नहीं होता है, जो स्वतंत्र होता है अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में किसी संस्था के या किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होता है, जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, जो सर्वे सर्वा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संप्रभु। जैसे भारत है, किसी अन्य देश के अधीन न होकर के अपने स्वतंत्र निर्णय लेता है, अपने आंतरिक हो और चाहे बाहरी निर्णय हो, किसी के अधीन कार्य नहीं करता। इस प्रकार के भारत को, अमेरिका को,
श्रीलंका को, इनको संप्रभु राष्ट्र मान सकते हैं। जितने भी देश हैं उनको संप्रभु, नहीं कि राजस्थान के अंदर संप्रभुता नहीं है, क्योंकि राजस्थान किसके अंदर है, किसकी इकाई है, भारत की। तो इसलिए कोई भी राष्ट्र संप्रभु बन जाता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम से जानी जाती है। तो संप्रभु सॉवरेनिटी शब्द से बना है, जिसको हम कहते हैं संप्रभुता, जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में जो पूर्ण रूप हो, जो ऐसी शक्ति जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जो किसी के अधीन नहीं हो, किसी के नियंत्रण में नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, संप्रभु। अब आता है अपनी अंतिम, जो 9वीं के बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद में आती है हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता। अंतिम जो स्वतंत्रता का प्रकार है वो है संवैधानिक संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वतंत्रता नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। क्या की जाती है कि नागरिकों को किसके द्वारा, संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक। जो संविधान के द्वारा, वो स्वतंत्रता जो संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती है, या किसी देश के नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता क्या कहलाती है, संवैधानिक स्वतंत्रता। इस प्रकार से हमने ये स्वतंत्रता के लगभग 10 प्रकारों के बारे में हमने चर्चा की। कौन कौन से हैं 10 प्रकारों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत दोबारा एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से स्वतंत्रता के प्रकार में। पहला हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता के, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, जो मनुष्य के जन्मजात मिलती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको व्यक्ति को अपने निजी कार्यों में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो समाज स्वीकार करता है, जिनको राज्य सुरक्षा प्रदान करता है, जिनको हम मौलिक अधिकारों के रूप में, तो नागरिक स्वतंत्रता क्या कहलाती है, एक तरह से जो हमारे मौलिक अधिकार है वो नागरिक स्वतंत्रताओं का रूप है। राजनीतिक स्वतंत्रता, तो राज्य के कार्य या राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्तियों की भागीदारी क्या कहलाती है, राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत चाहे वो वोट देने से संबंधित हो, या चुनाव में भाग लेने से संबंधित हो, या चाहे सार्वजनिक पदों से संबंधित हो, वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। फिर आती है हमारी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए वह खुद का और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के अंदर शोषण का दायरा न्यूनतम रहेगा, साथ में आर्थिक गुलामी की व्यवस्था नहीं होगी, सभी को आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे, और व्यवसाय की सबको स्वतंत्रता होगी, और रोजगार की सबको स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहलाती है, आर्थिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के मामले में बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी भी धर्म को माने नहीं माने, वो स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता वो होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के नैतिक चरित्र या व्यक्ति का व्यवहार या नैतिकता या उसका आचरण क्या है, से आचरण या नैतिक गुणों से प्रभावित होकर के कोई कार्य करता है, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। अब आती है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता क्या कहलाती है, यह वह स्वतंत्रता है जो समानता और न्याय की जननी कही जाती है, सामाजिक स्वतंत्रता को। और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। हमारे संविधान के अंतर्गत भी समानता का अधिकार है, जो 14 से लेकर के 18 तक के, इसी स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है। अब आती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जब कोई राष्ट्र संप्रभु बन जाता है, अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी के अधीन नहीं होता है, स्वतंत्र निर्णय लेता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। संवैधानिक स्वतंत्रता वो होती है
कि जिसके अंतर्गत नागरिकों को संविधान द्वारा, वह स्वतंत्रता जो नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है वो स्वतंत्रता क्या कहलाती है? संवैधानिक स्वतंत्रता। इस प्रकार से हमारे जो स्वतंत्रता के जो प्रकार थे वो संपन्न हुए। कल हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, दशाएं या शर्तें क्या हैं और स्वतंत्रता के मार्ग की क्या क्या बाधाएं, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।